प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम शमशेर बहादुर सिंह की लिखी हुई कविता उषा, जो कि छोटी सी लेकिन बड़ी प्यारी कविता है, इसका अध्ययन करेंगे। उषा का अर्थ क्या होता है? जब भोर होती है, प्रातः होती है, रात और सूर्योदय होने के बीच का समय। सूर्योदय होने वाला होता है, लेकिन उसके ठीक पहले का जो समय होता है वो कैसे पल पल बदलता है, उसी के विभिन्न रूपों को यहाँ पे कवि ने दर्शाया है। पहले हम लेखक के बारे में जान लें। श्री शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का इन्होंने संपादन किया था। इनको साहित्य अकादमी सम्मान और कबीर सम्मान मिला। सन 1993 अहमदाबाद में इनका निधन हुआ। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। जीवन, जब तक हमारे शरीर में प्राण है तभी तो जीवन है। ये सांस चल रही है, ये लय है, परिवर्तन हो रहा है, यही जीवन की लय है। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी होती है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा ऐन्द्रिय और ऐन्द्रियता की है। अर्थात इनकी कविताओं में आप जो चीज़ें आपको साक्षात दिखती हैं उसके भी आप दर्शन करेंगे, और उसके माध्यम से जो चीज़ें आँखों से परी हैं, अतीन्द्रिय हैं, वो भी आपको नज़र आएंगी। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में आती है। बिंबधर्मी, जब ये उषा कविता आप पढ़ेंगे तो आपके सामने प्रातःकालीन उषा के लिए जितने भी नए प्रतीक और बिंब इन्होंने गढ़े हैं वो आपके सामने एक चलता फिरता दृश्य जो है मूर्तिमान कर देंगे। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूंची तुलिका की अद्भुत काशीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। एक ऐसा बिना कहा सौंदर्य जो भाषा से भी परे हो जाए, वर्णनातीत हो जाए। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। अर्थात सारी सीमाओं, सारे बंधनों को ये तोड़ देना चाहते हैं। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल इन्होंने सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी। कविता आप पढ़ते ही नहीं हैं, जब आप कविता को पढ़ते हैं तो इनके शब्दों के माध्यम से एक ऐसा रचना संसार सृजित हो जाता है कि लगता है आसपास कहीं कोई कान में ध्वनि गुंजित हो रही है, सुनाई दे रहा है कुछ। और साथ ही साथ आँखों के सामने पढ़ तो आप शब्दों को रहे हैं, लेकिन इनके ये लेखनीय कौशल का इतना, इनके शिल्प का ऐसा अभिनव प्रयोग है कि लगता है कि वो पूरा जो दृश्य ये हमको बताना चाह रहे हैं कविता के माध्यम से, आँखों के सामने एकदम जीता जागता प्रस्तुत हो गया है। प्रयोगवाद का समय पहले ही बताया था, 1943 में 1943 तार सप्तक के साथ ही आरंभ होता है, जिसका पहले भी वर्णन कर चुकी हूँ। इसमें हुआ क्या था, प्रयोगवादी कवि जब अज्ञेय ने तार सप्तक निकाला तो उन्होंने कहा कि हम राहों के अन्वेषी हैं, हम बंधी बंधाई लीक पर नहीं चलेंगे, हम कविता में नित नए प्रयोग करेंगे। तो कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब आए, नए प्रतीक आए, नए उपमान आए, कविता के उपकरण बने। अब जो घिसे पिटे जो पुराने बिंब और प्रतीक थे उनको उन्होंने तोड़ दिया था। जैसे आप उषा कविता में पढ़ेंगे तो इसमें उषा की तुलना कभी, जैसे महिलाएं जिससे चटनी पीसती हैं, सिल,
उससे करेंगे। कभी गांव में जो चौके को जब खाना बन जाता है तो रसोई घर को राख से पोता जाता है, तो उन सब से किया। तो ये सब पहले कविता में उपमान बनकर नहीं आए थे, लेकिन इनकी कविताओं में ये आते हैं। ये सारे इन्होंने नए प्रयोग किए थे। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। हमारे आसपास जो भी परिवर्तन हो रहा है, हमारे जो दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, उसी को उन्होंने अपने शब्दों में ढाला। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वो सिर्फ चुपचाप खड़ा होकर देख ही नहीं रहा है, उसको महसूस कर रहा है और आपको भी महसूस करा रहा है। वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन में भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। मतलब जैसे जैसे प्रभात होता है, सूर्योदय होता है, उषा का समय ख़त्म होता है, तो गांव में क्या क्या नित्य दैनिक जीवन के कार्य शुरू हो जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को उन्होंने अपनी कविता में गढ़ा है। वहाँ सिल है, गांव में सिल होती है जिससे हम पीसते हैं मसालों को। राख से लीपा हुआ चौका है। स्लेट की कालिमा है। स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती हुई प्यारी सी उषा है। बच्चों, पहले कविता का जो है हम सारांश एक बार देख लेते हैं, फिर मैं रीडिंग करती हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा सा लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। इन चंद पंक्तियों के साथ ही उन्होंने कितनी खूबसूरत कविता रची है, ये इसको अब मैं बताती हूँ कि कैसे जादू टूटता है और उषा के बाद अचानक से प्रभात भोर हो जाती है और सूर्य के प्रकाश के साथ ही नए जीवन का उजाला हमारे सामने आ जाता है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। जब रात बहुत गहरी होती है, जब सुबह होने वाली होती है, उस समय रात की कालिमा एकाएक बहुत ज़्यादा ही गहरी, एकदम काली रात हो जाती है। उसके बाद अचानक से आसमान नीला होता है। उषा की सूर्योदय के पहले जो हल्का सा आकाश में लालिमा रहती है, सूर्योदय होने वाला रहता है, तो उस समय आकाश क्योंकि एकदम रात जा रही है और भोर होने वाली है, सूर्योदय होने वाला है, उसके बीच का जो समय है उसी का वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है और उसको नाना उपमानों से सजाया है। तो कवि कहते हैं कि भोर होने वाली है, लेकिन उससे पहले आसमान का रंग एकदम गहरा नीला है, और उस गहरे नीले रंग की तुलना इन्होंने किससे की? नीला शंख जैसे भोर का नभ। उस समय का जो नभ है, आकाश है, बिल्कुल गहरा नीला है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं गहरा नीला शंख हो। या अगली उपमा क्या देते हैं? राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बच्चों, पढ़ा रही हूँ, ये पेज चला गया था। हाँ, ठीक है। प्रातः नभ था बहुत नीला, जैसा कि बताया कि उस समय भोर होने से पहले आकाश बहुत नीला था। उसके बाद
अब वो नीलापन धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि सूर्य की किरणें थोड़ा थोड़ा लालिमा के साथ आने लगीं। तो अब उस क्षण कैसा लग रहा है आसमान कि जैसे राख से लिपा हुआ चौका। किसी युवती ने अभी अभी अपनी रसोई को राख से लीप दिया है उस चौके को, और अभी गीला पड़ा है। क्यों गीला है? क्योंकि रात के बाद जब भोर होती है तो मौसम में कुछ गीलापन ओस रहती है ना। तो देखिए कितना जीवंत वर्णन किया है, इसीलिए नीचे ब्रैकेट में लिया। और यही प्रयोगवादी कवियों की विशेषता है कि ये नित नए प्रयोग करते हैं। अभी गीला पड़ा है, ये उसकी जीवंतता को बताता है कि जैसे चौका किसी युवती ने अभी अभी पोता हो और हल्का गीला हो, आसमान भी नीलेपन से हल्की हल्की उसमें कुछ काली वो प्रभात की किरणें आ रही हैं, लेकिन अभी उसमें ओस चारों तरफ है, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। उसमें नमी दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि मानो अभी आकाश नहीं है बल्कि राख से लिपा हुआ गीला चौका हो। और इसका रंग कैसा है? गहरा काला राख की तरह है। उसके बाद सूर्योदय होता है तो पहली किरण सुबह जब सूर्योदय होता है तो सूर्य लाल होते हैं, तो उनकी लाल किरणें अब हल्की सी पड़ी। अब देखिए दूसरा दृश्य आपके सामने आएगा। पहले वो गहरे नीले रंग के शंख की तरह था, फिर उसमें ओस आई तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने चौके को अभी अभी लीप दिया है, चौके से जो है चौके को गहरे राख से पोत दिया है। उसके बाद वो कहते हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। सिल आप समझ रहे हैं, जिसमें हम मसाले पीसते हैं, चटनी पीसते हैं। इस पे अगर हल्का सा लाल रंग का केसर मल दें तो काले पत्थर पे हल्की सी लालिमा आएगी ना। वैसे ही वो पूरा आकाश उन्होंने एक सिल की तरह मान लिया और उसमें हल्की सी जो लालिमा किरण की आई है, वो कहते हैं ऐसा लग रहा है किसी ने काली सिल पर हल्का सा केसर मिलके ऐसे हाथ से फैला दिया। तो वैसा ही आकाश इस समय लग रहा है। फिर आगे ये क्या कहते हैं, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। या कवि कहते हैं कि अब ये उषा का समय ऐसा लग रहा है कि जैसे स्लेट पर किसी बच्चे ने लाल रंग की चौक से लिख दिया है और उसको एकदम हाथ से बराबर मल दिया। आकाश का रंग अब कालिमा घट रही है धीरे धीरे और लालिमा उसकी बढ़ती जा रही है। आगे कहते हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। एक बार की जो है अचानक से प्रभात होता है, सूर्य की किरणें अपने एकदम चरम पे होती हैं और अचानक से वो अंधेरा, वो नीलिमा, वो लालिमा चली जाती है और चारों ओर प्रभात हो जाता है। तो इस समय वो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, और जब सवेरा होता है तो आकाश का जो गहरा नीला रंग था या काला रंग आप कह रहे थे, वो चला जाता है और आसमान किस रंग का होता है उस समय? नीले रंग का होता है। और पानी का रंग भी, पानी में आसमान की प्रतिबिंब आता है तो उसको कहते हैं नीला रंग है। तो ये पूरे आकाश को जो है आकाश को जो नीला रंग है इसको एक नदी की तरह लेते हैं कि एक जो है नीले रंग का जल है और इसमें सूर्य की जब किरणें पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें इस समय सफ़ेद हो गई हैं लालिमा छोड़कर अपनी, तो ऐसा लग रहा है कि नीले नीले पानी में सूर्य की किरणें किसी गौर वर्ण की युवती की झिलमिलाती सुंदर देह की तरह प्रतीत हो रही है। और इस तरह से अचानक वो लिखते हैं, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इस तरह से उषा बीत जाती है और अब सूर्योदय हो गया है। ये प्रस्तुत कविता का अगर आप काव्य सौंदर्य आप देखें तो यहाँ भोर के वातावरण है उसका बहुत ही सूक्ष्मता से इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने प्रत्येक सेकंड क्षण में होने वाले परिवर्तन को लिया। पहले नीले शंख की तरह लिया, फिर अभी अभी जो है गीला चौका किसी ने जो है चूल्हे को पोंछ दिया है राख से, फिर किसी ने स्लेट पे केसर चौक मल दी है, सिल पे जो है केसर मल दिया, या अचानक से वो नीले रंग के आसमान जो है नीले रंग का जल की तरह हुआ और उसमें प्रभात की किरणें पड़ी और युवती की देह की तरह वो लगने लगा। शंख जैसे में उपमा शब्द है, राख सा पड़ा है में भी उपमा अलंकार है। ज़्यादातर शब्द जो है लघु शब्दों का प्रयोग किया है। केवल यहाँ पे 2 से 3 शब्दों में ही सब हैं। बहुत ही छोटी सी कविता है, एकदम नवीन कल्पना है कवि की, नवीन उपमानों का प्रयोग किया है।
वर्णन में चित्रात्मकता है। यहाँ पे जो कवि कह रहे हैं वो पूरा आपके सामने सजीव रूप से चित्रित हो जा रहा है। इसके प्रश्नोत्तर अगली कक्षा में हम करेंगे और इसको एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। जो ना समझ में आए आप पूछिएगा। धन्यवाद।